गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th का जो वितान बुक है हिंदी की, उसका अतीत में दबे पांव चैप्टर 3 उसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया था इसमें कि हमें जो है, ये सबसे पहले तो इसके राइटर कौन थे? ओम थानवी, ठीक है। और इसमें जो दो नियोजित सुनियोजित शहर मिले थे वो कौन कौन से थे? उनकी खुदाई जो की गई कब की गई, किसके द्वारा की गई, किसके निर्देशन में की गई? वेरी गुड। वहां से जो है जो पुरातात्विक सामग्रियां मिली है वो कौन कौन सी है? वो कौन सी युगीन सभ्यता थी? ताम्र युगीन सभ्यता थी। और जो है ये किस प्रांत में है? हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो इस तरह से हमने अभी तक ये पढ़ा है। अब जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो इसकी जल निकासी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका टॉपिक, जल निकासी का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। जल निकासी का यानी कि जल जो बाहर निकलता था वहां से, उसके लिए नालियां बनी हुई थी देखो, और उन नालियों से ही जो है जल का निकास होता था, यानी कि जल बाहर निकाला जाता था। इसीलिए ये सुनियोजित नगर की श्रेणी में आता था। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें, यानी धूल मिट्टी से जो बनी हुई जो ईंटें थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई है। आपको पता है जो स्नानागार था, जो एक क्या मिला था वहां से? महाकुंड मिला था, जो यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए अनुष्ठानिक महाकुंड मिला था। उसमें भी उसके पास में क्या था? एक स्नान करने के लिए बड़ा सा कुंड था, और उसमें भी कौन सी ईंटें लगी हुई थी? पक्की ईंटें। और उनके बीच में जो है चूने वगैरह का वो लेप करके, और इस तरह से वो पक्की ईंटों से बनाया गया था ताकि वो पानी साफ रहे, गंदा ना हो। और उसकी निकासी के लिए भी नालियां बनी हुई थी। तो इसी तरह इसकी ये विशिष्ट पहचान मानी गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं, यानी नालियां ढकी हुई थी। तो कहने का मतलब है कि उसमें कोई गंदगी वगैरह नहीं जा सके, या नालियां जो है बाहर से मिट्टी गंदगी आके कहीं जाम नहीं हो जाए, इसके लिए उन्होंने उन नालियों को ऊपर से ढक दिया था। पानी निकासी का ऐसा बंदोबस्त सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि पानी की निकासी का जो व्यवस्थित बंदोबस्त था, जो नालियां बनी हुई थी और जो ऊपर से ढकी हुई थी, वो भी यहाँ के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन बन सकता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रांत है, उनकी जो सुनियोजित व्यवस्था थी वो एक सुशासित या सुनियोजित शहर थे कैसे? तो आप कैसे में सब एक्सप्लेन होगा, उसमें ये चीज भी आएगी। और आपको जैसा पहले पढ़ा कि वहां पे कौन से प्लान से जो नगर को नियोजित किया गया था, जिस ग्रिड प्लान से, जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हाँ, महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। गढ़ किसको कहा था? बौद्ध स्तूप को गढ़ कहा था। उसकी परिक्रमा की क्योंकि ये बौद्धों का एक पवित्र तीर्थ स्थल होता है। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। जो कोठार होते हैं स्टोर करने के लिए, भंडार गृह वो थे। तो वहां पर जो है अनाज जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और
हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं, मतलब ऐसे चौकियां बनी हुई थी ऊंची, और वहां पर जो है वो बड़ा सा स्टोर भंडार गृह था और वो हवादार था। क्यों? क्योंकि वहां अनाज खराब नहीं हो, इसके लिए वो हवादार बना हुआ था। उत्तर में एक गली है जहां बैलगाड़ियां वहां क्या काम आ रही थी? जैसे अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक वगैरह यूज होते हैं, वैसे उस समय में बैलगाड़ियों का यूज होता था, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो कहने का मतलब है कि उस समय में बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। वो छोटे छोटे बैलगाड़ियों की वो मिट्टी की मृण मूर्तियां मिली है, उससे पता लगा है। ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा, ढुलाई वही सामान को इधर उधर ले जाने के लिए जो है इन बैलगाड़ियों का यूज होता था। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। ये मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, हड़प्पा में भी ऐसा कोठार मिला है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा कि अगर हालांकि व्यापार तो होता ही था, लेकिन वहाँ खेती के साक्ष्य क्यों मिले? क्योंकि वहाँ पर जो स्टोर थे, अब वहाँ पे इतने बड़े बड़े भंडार गृह क्यों बनाए जाएंगे? जहाँ पर बहुत ज्यादा धान होगा, अनाज होगा, वहीं तो इतने बड़े बड़े स्टोर बनेंगे ना। इसलिए हमें पता लगता है कि वहाँ उन्नत यानी कि अच्छी किस्म की काफी तादाद में खेती होती थी। बरसों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे। बरसों तक तो यही माना जाता रहा था कि वहाँ के लोग जो है अन्न नहीं उपजाते थे, अन्न की पैदावार नहीं थी, उसका आयात करते थे, यानी कि बाहर से मंगवाते थे। हाँ, और भेजने को क्या कहते हैं? हिंदी में पूछा है, निर्यात। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, बल्कि ये पहले तो यही मानते थे, लेकिन नई खोज होने के बाद पता लगा, ये साक्ष्य मिले हैं कि वहां पर खेती भी होती थी। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी, कि वहां के लोग ज्यादातर खेती और पशुपालन पे ही डिपेंड थे। ये उनका मेन जो व्यवसाय था वो पशुपालन और खेती ही था। पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मूलतः व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और खेती। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। लोहा नहीं था शुरू में, लेकिन पत्थरों के जो बाट होते हैं उनका यूज किया जाता था, और तांबे की भी बहुतायत थी। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता को ही क्या नाम दिया गया है? ताम्रयुगीन सभ्यता। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। आपको तो पता ही है तांबे की खानें यहाँ है, कहाँ है? कहाँ? तो राजस्थान में खेतड़ी, हाँ, झुंझुनू में खेतड़ी में तांबे की खानें हैं। इनके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। तांबे के उपकरण होते थे जो खेतीबाड़ी में यूज होते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। चकमक एक तरह का क्या होता है? एक पत्थर होता है चकमक। तो मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। रबी की कौन सी होती है? जो अब, हाँ, गेहूं वगैरह की जो फसल होती है। बाजरा तो खरीफ की होती है। हाँ हाँ, तो रबी की फसल जो है वो लोग लेते थे, यानी बोते थे ज्यादातर। कपास, गेहूं, जो सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। मतलब ये कौन सी फसल है? रबी की है। सारे इसमें मेन है कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज जो है वो ज्यादातर इसके साक्ष्य मिले हैं। मतलब रबी की फसल अच्छी होती थी वहां पर। कहने का मतलब है रबी की फसल को पानी चाहिए होता है ज्यादा, खरीफ की फसल को ज्यादा नहीं चाहिए होता है। इसका मतलब वहां रबी की फसल के लिए पानी था, इसलिए वो ज्यादातर इस फसल को उपजाते थे। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढर गया। कहने का मतलब है कि तर युग था, काफी अच्छा संपन्न युग था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे वो सूखे में ढल गया। बाद में सिंधु नदी ने रास्ता बदल लिया, या वो सूख गई, नहीं आती थी वहां पर। और आपको पता है जहां से नदी होकर गुजरेगी वहां आसपास पानी का जो स्तर है ना वो ज्यादा होता है। विद्वानों का मानना है कि यहाँ
ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि वहां ज्वार बाजरा और रागी भी उगते थे। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। मतलब ये उस समय भी उगाए जाते थे, खजूर, खरबूजे और अंगूर, इनकी खेती की जाती थी। झाड़ियों से बेर जमा किए करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं। कपास की तो कॉटन मिली है ना वहां पर, इसलिए साक्ष्य मिल गए, लेकिन उसके बीज नहीं मिले हैं। बाकी सबके बीज मिले और उन्हें परखा गया है कि यहाँ। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी खेती होती थी वहां पर। तो रबी की खेती हो गई, ज्वार बाजरा, गेहूं, रागी, चने, और जो है उद्यानिकी में अंगूर और ये खरबूजे और खजूर की खेती होती थी। कपास के बीज नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। आप देख लो, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं वहां पे। अब सूती कपड़ा किससे बनेगा? कपास से ही बनेगा। इसीलिए पता लगा है कि कहाँ भाई, वहां कपास की भी खेती होती थी। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। सूत की जो दुनिया में जो जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई, उनमें से 2 सभ्यताओं में ही सूती कपड़े के जो है प्रमाण मिले हैं। उसमें से एक सभ्यता मोहनजोदड़ो की है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है। याद करें ना ये जगह, इससे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, जॉर्डन एक तो मिला है। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ, कौन कौन सी सभ्यताओं से मिले हैं? मोहनजोदड़ो और जॉर्डन, इन 2 सभ्यताओं से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। अब ये नाम याद करना पड़ेगा। माधव स्वरूप जो वत्स थे, उनको रंगाई के लिए जो जगह होती है, वहां रंगाई की जो कारखाना है वो मिला है उनको खुदाई में। छालटी, लिनन, लिनन तो आप जानते ही होंगे, लिनन का कपड़ा होता है बिल्कुल सॉफ्ट सा, लिनन। और लिनन अलग होता है, नायलॉन अलग होता है। और ऊन कहते हैं, छालटी और ऊन कहते हैं। अब छालटी का अर्थ आपको ध्यान होना चाहिए, लिनन है। और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे। सुमेर जगह है, वहां से आयात होते थे, मंगाए जाते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, सूत उनको निर्यात होता था। हाँ, निर्यात नहीं जाना, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, आयात और निर्यात। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ, यानी कि निर्यात हुआ, सदियों तक होता रहा। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेखों पर मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का यूज हुआ है। पूछा जा सकता है मेलुहा क्या है? मोहनजोदड़ो का ही नाम है, जो कि कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया के शिलालेखों पर मिला है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। जो महाकुंड था, इसके लिए अनुष्ठानिक महाकुंड, उसके उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व जो दिशा है उसमें एक लंबी सी इमारत के अवशेष मिले हैं वहां पर। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, यानी ग्राउंड मिला है। बीचों बीच बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैदान है। 3 तरफ बरामदे हैं। इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी होती थी। नजरिए से कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, कॉलेज जैसे अभी धार्मिक स्थान होते हैं, और जैसे कई बच्चे जो धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए होते हैं, वैसे ही ये जो बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में जो ज्ञानशालाएं बनी हुई थी उनके जो चारों तरफ, इसीलिए उनके नजरियों से इसको क्या कहा गया? कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। जो पादरी होते थे, जो वहाँ पे जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने वाले होते थे, उनका वो एक कॉलेज था। और ऐसे बच्चे जो धार्मिक शिक्षा लेते थे वो वहाँ पढ़ते थे। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, भग्न यानी खंडित या टूटी हुई। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है।
अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। सोचो कि आज से 5000 साल पहले भी ऐसा सब कुछ था और आज भी है। शायद हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं बहुत सी चीजों में, और सही भी है, सभ्यताओं से ही तो लेते हैं ये सब कुछ। गढ़ की चार दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। किसको कहा है नीचा नगर? जो छोटे टीलों पर बनी हुई बस्तियां थी उनको नीचा नगर कहा जाता है, और ऊंचे टीलों पर बने हुए जो थे उनको गढ़। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, क्योंकि वो काफी समय से, अब आपको पता है इतने साल पुरानी है, इसलिए टीले जो है छोटे हो गए थे। कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं, और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनार की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। जो कुएं बने हुए थे उनकी जो पाल थी वो थोड़ी ऊंची थी, इसलिए टीले तो साफ हो गए, लेकिन वो कुएं जो हैं अभी भी वहां पर ऐसे के ऐसे बने हुए, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मीनारें शक्ल निकाल के इमारतें खड़ी हो गई हो। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। देखो, जो पूरब में लोग बसे थे वहां पर कुलीन वर्ग के लोग बसे थे, इसीलिए उसको बस्ती को क्या कहा जाता है? रईसों की बस्ती। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती है, लेकिन उस समय में रईसों की बस्तियां थी पूरब की बस्तियां। मोहनजोदड़ो इसका उल्टा था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्वविदों को संक्षिप्त नाम दे दिया गया। जो खंडर थे वहां पर जो साक्ष्य, जिसने भी वहां की खुदाई करवाई उस जगह को उसी वैज्ञानिक के नाम पर ही उसका नाम निकाल दिया गया। जैसे डीके हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, यानी कि इसका नाम हो गया डीके, तो दीक्षित काशीनाथ, तो इसका नाम हो गया डीके हल्का, क्योंकि उसकी खुदाई किसने करवाई है? किसने करवाई है? क्या नाम है? दीक्षित काशी। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। उनके नाम से ही जो है इन बस्तियों के नाम बनाए गए हैं। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। बहुत लंबी सड़क है यहाँ की डीके स्ट्रीट जो है, मानो कभी। अब यह आधा मील बची है, मतलब काफी जर्जरित हो चुकी है इतने सालों की। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। 3 तरह के वाहन वहां चलते थे। कौन कौन से? सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी, कि बैलगाड़ी से ही वहां पर आयात और निर्यात होता था। तो एक साक्ष्य तो बैलगाड़ी का मिला है, जो कि किस काम आती थी? हाँ, जो आयात और निर्यात, जो वहां का अनाज वगैरह आयात निर्यात होता था उसके काम आती थी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती है। मतलब इतनी सड़क चौड़ी थी कि 2 बैलगाड़ियां एक इधर से एक इधर से आ जा सकती थी बराबर में। वह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। साक्ष्य मिले हैं बाजार के, और वो जो है सड़क, मुख्य सड़क मेन बाजार तक पहुंचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, दोनों तरफ जो है घर बने हुए हैं आज की तरह, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। अब देखो उल्टा है, यहाँ तो हमारे ऐसे फेस करते हुए रहते हैं सड़क की तरफ, लेकिन यहाँ सड़क की ओर सारे जो घर थे उनकी सिर्फ पीठ दिखाई देती थी पीछे। मतलब घर जो है अंदर गलियों में खुलते थे, उनकी पीठ सड़क की तरफ होती थी। यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, यानी कि सभ्यता की विशेषता थी कि सड़क पर घर नहीं खुलता था, उनकी पीठ होती थी सड़क की तरफ। उनके दरवाजे अंदर गलियों में है। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। चंडीगढ़ में, अब ये 50 साल पहले की बात हो रही है, सभ्यता 5000 साल पुरानी थी। तो कार्बूजिए ने वहां से ये शैली अपनाई और उन्होंने जो है चंडीगढ़ में भी ऐसी शैली से जो उसका नगर का निर्माण किया था कार्बूजिए ने। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था।
कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर सड़क जो है बाद में अपनाई गई, जो जहाँ पर सड़क जो है मुख्य सड़क जो है उसके तरफ घर का दरवाजा नहीं खुलता था, तो चंडीगढ़ हो गया। अगर आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर में भीतर दाखिल होना पड़ता, फिर घर की गली में, फिर घर में, क्या कार्बुजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? यही है कि मोहनजोदड़ो से ये साक्ष्य मिले, इसका मतलब वहां से ये ले सकता है। कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतना जैसी ही सफर करती होगी, कि कलाओं में भी यही है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार से कुछ न कुछ तो ग्रहण करता है और उसमें कुछ अपना लगा देता है और कुछ नया जो है वो एक मॉडिफाइड रूप हमारे सामने ला देता है। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिशा दिखाई देती है। ढकी हुई नालियां जो थी मुख्य सड़क के दोनों तरफ यूं बनी हुई थी सड़कें, वो नालियां। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नानघर है, मतलब उस समय में भी स्नानघर यानी बाथरूम होते थे। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होदी तक आती है, मतलब होद टाइप बनाया हुआ था वहां तक आती है और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है, यानी कि सुनियोजित जल निकासी का प्रमाण है ये। स्नानघर मिले और उनका पानी नालियों के थ्रू होद में जाता था और वहां से जो मुख्य नालियां होती थी उनमें मिल जाता था। कहीं कहीं वे खुली है पर ज्यादातर बंद है। बताया अभी कि नालियां ढकी हुई होती थी ईंटों से। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है कि वो स्वास्थ्य के प्रति अवेयर थे कि नालियां खुली छोड़ देंगे तो मक्खी मच्छर पैदा होंगे और इससे बीमारियां फैलेगी। इसीलिए वो काफी स्वास्थ्य के प्रति सचेत थे और उन्होंने ऐसा नगर जो नियोजित किया था, वहां जल की निकासी काफी अच्छे तरीके से की गई थी। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। अब इमारतें तो काफी खंडित हो चुकी है, लेकिन वहां पर जो है कुएं जो थे ना वो मेन जो है वहां पर दिखाई देते थे। अब हम जो है इसका नेक्स्ट जो आगे की जो इसका चैप्टर है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।